हमारे साथ जीवन में यदि कुछ गलत हो जाए तो उससे डरना नहीं चाहिए। गलत परिस्थितियां जीवन का हिस्सा होती हैं और वही हमें परिपक्व बनाती हैं। डर मन को कमज़ोर करता है, जबकि साहस हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कठिन समय में धैर्य रखना और स्वयं पर विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। आज कथा साहित्य में सुनिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण आवाज़ डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी अपने पंख पसारो आकांक्षा। संडे के दिन चाय के कप के साथ शरद ने अखबार खोला था। पूरे सप्ताह ऑफिस की व्यस्तता के बाद एक इसी दिन उसे कुछ आराम का मौका मिलता था। कभी सोचता अच्छा होता किसी बड़ी कंपनी का उच्च अधिकारी होने की जगह किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाता। कॉलेज में छुट्टियां तो मिलती। अचानक उसकी निगाह एक विज्ञापन पर पड़ी। रोज गार्डन में गुलाबों की प्रदर्शनी थी। शरद का मन खिल उठा। फूलों से उसे बहुत प्यार था। विशेषकर गुलाब उसकी पहली पसंद थे। अपने घर में भी उसने अलग अलग रंगों वाले गुलाबों की रंगीन क्यारियां बनवा रखी थीं। उसकी कोशिश रहती वो गुलाब के अनूठे रंगों से अपने गार्डन को सजा सके। उसके दोस्त हंसते, यार शरद, तुझे अपने लिए बीवी ऐसी ही ढूंढनी होगी जो इन गुलाबों को तेरी तरह ही प्यार दे सके, वरना प्यार के अभाव में ये सूख जाएंगे। विज्ञापन देखते ही शरद गुलाबों की प्रदर्शनी में जाने को उतावला हो उठा। सवेरे जल्दी जाने से भीड़ कम होगी और फूलों का सही आनंद लिया जा सकेगा। कैमरे को गले से लटका शरद ने कार स्टार्ट की थी। अभी कम ही लोग प्रदर्शनी में पहुंचे थे। चारों ओर हवा में झूमते गुलाबों पर मुग्ध दृष्टि डालते शरद की नज़र एक अनोखे गुलाब पर अटक गई। गुलाबी और जामुनी पंखुड़ियों वाला अकेला गुलाब अपने समस्त सौंदर्य के साथ इठला रहा था। शरद ने जैसे ही कैमरा क्लिक किया, गुलाब को प्यार भरी नज़रों से सहलाती एक लड़की भी तस्वीर में उतर आई। शायद उसी पल वो वहां आई थी। कैमरे से नज़र हटा शरद ने उस लड़की को देखा था। गुलाब के सौंदर्य से होड़ लेती उस लड़की ने गुलाबी सलवार सूट के साथ जामुनी चुन्नी ओढ़ रखी थी। विस्मित शरद कुछ कह पाता कि लड़की की मीठी आवाज़ सुनाई दी। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, किसकी परमिशन से आपने मेरी तस्वीर खींची है? आवाज़ में तेज़ी थी। माफ़ कीजिएगा, आपकी फ़ोटो लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। कैमरा क्लिक करते ही आप उसी गुलाब के पास अचानक आ गईं जिसे मैं अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा था। आप भी मानेंगी, इतना सुंदर और अनूठा गुलाब बहुत रेयर होगा। शालीनता से शरद ने सफाई देनी चाहिए। आपकी बातों में मैं नहीं आने वाली। हो सकता है आपने गुलाब की नहीं, मेरी ही फोटो लेनी चाहिए हो। ये बात तो तब संभव थी जब मैं जानता कि आप इस समय इस स्पॉट पर आने वाली हैं। आप अपना एड्रेस दे दीजिए। इस नायाब गुलाब के चित्र के साथ आपकी फ़ोटो आप तक पहुंच जाएगी। यानी कि आप मेरा पता लेकर मेरे घर आ पहुंचेंगे। बाय द वे, अगर आप कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं और इस नायाब फ़ोटो को किसी कंपटीशन या मैगज़ीन में भेजने की योजना बना रहे हैं तो आने वाली मुश्किल से सावधान रहें। स्वर में चेतावनी सी थी। कमाल करती हैं, ये कैसे सोच लिया कि मैं कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। एक बड़ी कंपनी में अच्छी भली नौकरी करता हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी मेरी हॉबी है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये फ़ोटो बस मेरे एल्बम में रहेगी। अगर ऐसा है तो मेरे साथ वाली फ़ोटो कैमरे से इरेज कर दीजिए और इस गुलाब की जितनी चाहें फ़ोटो खींचते रहिए। लड़की ने कड़ाई से कहा। अगर आपको किसी सुंदर चीज़ को मिटाने का इतना ही शौक़ है तो लीजिए, आप खुद इरेज कर दीजिए। वैसे ये फ़ोटो आपके एल्बम की शोभा बढ़ा सकती है। शरद ने अपना कैमरा लड़की को देते हुए कहा। कैमरे में लिए चित्र को देखती लड़की के चेहरे पर एक मुग्ध भाव आ गया। आप सच कह रहे हैं?
इस फोटो का मिसयूज नहीं किया जाएगा? लड़की ने अविश्वास से कहा। लीजिए, ये मेरा कार्ड रख लीजिए। कोई भी गलती होने पर मेरे खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। शरद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, विश्वास कर रही हूँ। अगर मुश्किल ना हो तो फोटो की एक कॉपी महिला कल्याण केंद्र में भेज दीजिएगा। एड्रेस नोट कर लीजिए। नो प्रॉब्लम, मैं इस केंद्र को जानता हूँ। मेरे ऑफिस के रास्ते में पड़ता है। थैंक्स, तकलीफ के लिए क्षमा चाहूँगी, कुछ नरमी से लड़की ने कहा। माई प्लेजर। पर आपका नाम क्या है? केंद्र में किसके नाम से फोटो छोड़नी होगी? लड़की जैसे ही जाने को मुड़ी, शरद पूछ बैठा। आकांक्षा। बस इतना ही कहना काफ़ी होगा। वाह, क्या सार्थक नाम है। आप तो किसी की भी आकांक्षा हो सकती हैं, शरद ने मन में सोचा। घर लौटकर शरद ने सबसे पहले एक स्टूडियो में फोटो की प्रतियां निकालने को दे दी। ताज्जुब की बात यह थी कि शरद भी प्रतियों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। नियत दिन फोटो की प्रतियां लाने गए शरद से फोटोग्राफर ने पूछा, बहुत सुंदर तस्वीर आई है। साथ में जो खड़ी हैं, क्या वो आपकी पत्नी हैं या कोई मॉडल हैं? आपने कमाल की फ़ोटो ली है। अगर आप इजाज़त दें तो इस फ़ोटो को इनलार्ज करके अपने स्टूडियो में लगाना चाहूँगा। भूल कर भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। शरद को अपना वादा याद था। फ़ोटो का दुरुपयोग किसी हालत में मान्य नहीं होगा। ऐसी क्या बात है सर? सच तो यह है, इस फोटो से मेरे स्टूडियो में ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप इस तस्वीर को किसी मैगजीन में छपवा दें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ही फर्स्ट प्राइज मिलेगी। गुलाब और इस चेहरे में से कौन ज़्यादा सुंदर है, कहना मुश्किल है, मुग्ध दृष्टि से तस्वीर देखते फोटोग्राफर ने कहा। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, पर मुझे ना किसी पुरस्कार की चाह है, ना ही आपके स्टूडियो के ग्राहकों की संख्या से मतलब है। बस इतना याद रखिएगा, ये तस्वीर सिर्फ मेरी है। अगर इसका कहीं भी इस्तेमाल हुआ तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। शरद ने तीखा जवाब दिया। आपकी बात समझ गया सर, ये लीजिए आपके फोटोग्राफ्स। प्रतियां लिफाफे में डालते फोटोग्राफर ने एक बार फिर फोटो पर हसरत भरी निगाह डाल लिफाफा शरद को थमा दिया। थैंक्स। पेमेंट कर शरद बाहर आ गया। महिला कल्याण केंद्र पर कार रोक शरद रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। मन में क्षीण सी आशा थी, शायद वहां आकांक्षा मिल जाए। रिसेप्शन पर एक युवती ने स्वागत करते हुए पूछा, नमस्ते सर, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे मिस आकांक्षा से मिलना है। क्या वो इस समय यहाँ हैं? क्षमा करें, आकांक्षा दीदी अभी नहीं आई हैं, पर थोड़ी देर में वो ज़रूर आ जाएंगी। अभी वो अस्पताल में भर्ती औरतों को देखने गई हैं। आप चाहें तो प्रतीक्षा कर सकते हैं। क्या आकांक्षा जी डॉक्टर हैं? विस्मित शरद ने जानना चाहा। जी नहीं, पर दीदी दुखी औरतों के जख्मों पर प्यार और हिम्मत का मरहम लगाकर सबका दुख दर्द ज़रूर कम कर देती हैं। अस्पताल के अलावा इस केंद्र की देखभाल और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ इतने सारे काम हमारी आकांक्षा दीदी ही कर सकती हैं। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर आदर का भाव था। ओह, पर मैं ठीक से समझा नहीं। शरद कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। मतलब दीदी समाज शास्त्र विषय में रिसर्च कर रही हैं और जो औरतें तकलीफ में होती हैं दीदी उन्हें सहारा देती हैं। अरे ये लीजिए, आकांक्षा दीदी आ पहुंची। आपको ज़्यादा प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ी। रिसेप्शनिस्ट की दृष्टि का अनुसरण करते शरद की निगाहें आकांक्षा पर ठहर सी गईं। सफ़ेद सलवार सूट पर धानी दुपट्टे में आकांक्षा का खिला चेहरा ऐसा लग रहा था मानो नई कोमल हरी पत्तियों के बीच सफ़ेद फूल खिल रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ आकांक्षा ने रिसेप्शनिस्ट को स्नेह भरी दृष्टि से देख पास खड़े शरद को देखा। अरे आप यहाँ? याद आया, शायद आप फोटो लाए हैं। आइए उधर कुर्सी पर बैठते हैं।
शरद के हाथ में पकड़े लिफाफे पर आकांक्षा की नज़र पड़ गई। जी हाँ, आपकी अमानत पहुंचाना मेरा दायित्व जो था। हल्की मुस्कान के साथ शरद ने लिफाफा बढ़ाया। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपने अपना वादा निभाया होगा। इस फोटो की प्रतियां कहीं बाहर नहीं दी हैं। जी हाँ, फोटो की 3 प्रतियों में से 2 आपको दे रहा हूँ, 1 मेरे पास है। अगर आप चाहें तो फोटोग्राफर से कंफर्म कर सकती हैं। वैसे वो आपकी फ़ोटो अपने स्टूडियो में लगाना चाहता था। ओह नो, आपने उसे मना तो कर दिया। फिर भी एक बार देख लीजिएगा, उस पर विश्वास करना ठीक नहीं। अपने फ़ायदे के लिए ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। परेशान ना हो, मैंने उसे चेतावनी दे दी है। वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। ऐसा लगता है आप किसी के विश्वासघात की शिकार हुई हैं। दुनिया में सब लोग धोखेबाज ही नहीं होते, शरद ने कहा। आपको ज़्यादा प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी। आप फोटो हमारी रिसेप्शनिस्ट रूबी को दे सकते थे। शरद की बात का उत्तर ना दे उसने अपनी बात कही। आप इस केंद्र से कैसे जुड़ी? रिसेप्शनिस्ट आपके कामों की बहुत तारीफ कर रही थी। यह केंद्र मेरा घर है। यहाँ रहने वाली शोषित परिवार से निर्वासित स्त्रियां ही मेरा परिवार हैं। आपके विचार जानकर बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन है आपकी प्रेरणा से इन स्त्रियों को नवजीवन मिल सकेगा। मैं मानता हूँ हमारा समाज आज भी स्त्रियों को उनका प्राप्य नहीं दे सका है। मुझे खुशी है आप ऐसा सोचते हैं, वरना पुरुषों की गलती के लिए भी औरत को ही दोषी ठहराया जाता है। पता नहीं कैसे समाज के सोच को बदला जा सकता है। आकांक्षा के चेहरे पर आक्रोश था। मेरा सोचना है कि एक दिन स्त्रियों को उनका प्राप्य अवश्य मिल सकेगा। बस स्त्री को अपनी शक्ति पहचाननी है। मुझे विश्वास है आप जैसी नारी की प्रेरणा से स्त्रियों में जागरूकता लाई जा सकती है। आपको बहुत देर हो गई, मेरा भी काम का समय हो गया। फोटो पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अचानक हाथ जोड़ आकांक्षा ने विदा मांग ली। आकांक्षा द्वारा उसे इस तरह अकस्मात विदा देने की बात से शरद के चेहरे पर विस्मय और खिसियाहट स्पष्ट थी। क्या कारण हो सकता है कि इतनी सुंदर शिक्षित लड़की को समाज सेवा के लिए ऐसी ही जगह काम करना था? रिसेप्शनिस्ट ने बताया था आकांक्षा समाज शास्त्र विषय में शोध कार्य कर रही है। इसी उधेड़बुन में वो घर पहुंच गया। मालिक को आया देख रामू ने चाय की ट्रे सामने रख दी। अनमने भाव से शरद ने चाय का कप होंठों से लगाया, पर जैसे चाय में आकांक्षा का चेहरा उभर आया था, अचानक उसे याद आया समाज शास्त्र विभाग में उसका मित्र अविनाश भी लेक्चरर है। वो ज़रूर आकांक्षा के बारे में जानता होगा। अविनाश से मिलने की सोच करके शरद को काफ़ी आश्वस्ति सी महसूस हुई। वैसे वो स्वयं भी सोच रहा था, ज़रा सी देर के परिचय में उसे उस लड़की के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता क्यों है? भविष्य में उससे शायद ही कभी मिलना हो। अरे शरद, कहो आज हमारी याद कैसे आ गई? सुना है अब अपनी कंपनी में बड़े ऊंचे पद पर पहुंच गए हो। बहुत दिनों बाद शरद को अपने विभाग में देख अविनाश विस्मित और खुश था। ऐसी बात नहीं है, भला कोई अपने दोस्तों को भुला सकता है? बस काम के प्रेशर की वजह से मिल नहीं पाया। तू सुना कैसा है? यूनिवर्सिटी की नौकरी में तो छुट्टियों का मज़ा रहता है। शरद ने सफाई दी। तू चाहे तो तू भी नौकरी बदल ले, पर तेरी कंपनी वाले ठाठ यहाँ नहीं मिलेंगे। अब बता तो किस काम से आया है? सिर्फ मुझसे मिलने ही तो आया नहीं है। क्यों, ठीक कहा ना? अविनाश शरारत से मुस्कुराया। क्यों, क्या बिना काम के तेरे पास आना गुनाह है? हाँ मानता हूँ इधर कुछ दिनों से नहीं आ पाया, वरना क्या पुरानी मीठी यादें भुलाई जा सकती हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। चल कैफेटेरिया चलते हैं, बहुत दिनों से तेरे साथ कॉफ़ी का मज़ा नहीं लिया है। दोनों साथ उठ खड़े हुए। कैफेटेरिया में विद्यार्थियों की भीड़ थी। दोनों एक कोने की खाली टेबल पर बैठ गए। अविनाश ने वेटर को कॉफ़ी लाने का निर्देश देकर पूछा, कुछ खाने को मंगाऊं?
नहीं यार, कभी तेरे घर आऊँगा तब शीला भाभी के हाथ का बना खाना खाऊंगा। कैसी हैं भाभी जी? अच्छी भली हैं। आजकल समाज सेवा की धुन चढ़ी है। हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर नारंग ने अपनी माँ की स्मृति में एक महिला कल्याण केंद्र खोला है। शीला वहाँ की स्त्रियों को कढ़ाई बुनाई सिखाने जाती है। वैसे वहाँ की सर्वे सर्वा एक मिस आकांक्षा है। कमाल की लड़की है आकांक्षा। वाह, इन सो कॉल्ड मिस आकांक्षा में ऐसी क्या बात है जिसने हमारे दोस्त को भी इम्प्रेस कर रखा है? अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम समझोगे, बुद्धि और सौंदर्य का मिलन किसे कहते हैं। हर परीक्षा में टॉप किया है। उसे तो जो देखेगा उस पर न्योछावर हो जाएगा। लगता है मेरा दोस्त भी उस पर न्योछावर है। भाभी से कहना होगा। शरद ने परिहास किया। मेरी छोड़, आकांक्षा ने गांभीर्य का ऐसा कवच ओढ़ रखा है कि वो तो लड़कियों से भी बात नहीं करती। वैसे हेड उस पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर तू चाहे तो तुझे मिलवा सकता हूँ। तू तो अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधा है। अविनाश ने मजाक किया। रहने दे, मुझे किसी समाज सेविका से शादी नहीं करनी है। पति सेवा की जगह समाज सेवा होगी। पागल है? अरे आकांक्षा का तो रिसर्च का विषय ही ऐसी स्त्रियों से संबंधित है। उनकी आज की स्थिति और उनके निर्वासन के कारण आदि जानने के लिए ही उसने उस केंद्र में रहने का निश्चय किया है। प्रताड़ित स्त्रियों को वो नई राह और जीना सिखाती है। मैं तो कहता हूँ बड़े जीवट वाली लड़की है। उसकी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अविनाश के चेहरे पर प्रशंसा थी। थैंक्स यार, अब चलता हूँ। हाँ, कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। किसी दिन तेरे घर आऊँगा। भाभी जी को मेरी याद दिला देना। अचानक शरद उठ खड़ा हुआ। अविनाश से हाथ मिला, कार में जा बैठा। आज ऑफिस में अवकाश था। अनायास ही उसने कार केंद्र की ओर मोड़ दी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे पहचान लिया। आइए सर, अभी दीदी को बुलाती हूँ। वो अंदर ही कुछ काम कर रही हैं। रिसेप्शनिस्ट भीतर चली गई। शरद कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। समझ में नहीं आ रहा था वो आकांक्षा से मिलने को इतना उत्सुक क्यों था। कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। आश्रम से आती आकांक्षा को देख शरद खड़ा हो गया। अरे, आप कैसे आए? आप तो फोटो उसी दिन दे गए थे। आकांक्षा विस्मित थी। आज फोटो देने नहीं आया हूँ। असल में आपके आश्रम और आपके कार्यों की बहुत तारीफ सुनी है। आपके इस पुनीत कार्य में मैं भी अपना कुछ सहयोग देना चाहता हूँ। आपका आश्रम देखना चाहता हूँ। धन्यवाद मिस्टर कुमार। आपको निराश करते हुए दुख है, पर इस मंदिर जैसे आश्रम में मैंने पुरुषों का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध कर रखा है। गंभीरता से आकांक्षा ने कहा। पुरुषों से इस नाराजगी की कोई खास वजह? कहीं ऐसा तो नहीं आपको किसी ने धोखा दिया है? या मैंने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में किसी को भी बात करने का अधिकार नहीं दिया है। अब क्या आपको कुछ और कहना है? क्या सिर्फ पुरुष होने के कारण मुझे आश्रम को आर्थिक सहायता देने का भी अधिकार नहीं है? आश्रम की स्त्रियों को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने की शिक्षा दी गई है। अपने हुनर से वे स्वावलंबी बन रही हैं। अनुदान की अपेक्षा आप किसी और तरीके से उनकी मदद करना चाहें तो ठीक होगा। उदासीन स्वर में आकांक्षा ने कहा। बताइए, मैं और किस तरह से उनकी मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ सहायता करके खुशी मिलेगी। कुछ ही दिनों बाद आश्रम की स्त्रियां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन करने वाली हैं। अनुदान की जगह अगर आप इस कार्यक्रम के टिकट बेचने में मदद कर सकें तो आभार मानूंगी। हम सिर्फ अनुदान में विश्वास नहीं रखते। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बेच सकूं। शरद का चेहरा खिल उठा। एक बात याद रखिए, मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में कहीं खुद ही सारे टिकट मत खरीद लीजिएगा। पहली बार आकांक्षा के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। शरद मुग्ध देखता रह गया। यानी कि आप जानती हैं मैं आपको इम्प्रेस करना चाहता हूँ। वैसे क्या चाय के लिए नहीं पूछिएगा? आज तो ऑफिस में भी चाय नहीं पी है।
शरद ने मजाक किया। एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी, मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना समय बर्बाद करने की गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। आपको बता दूं, यहाँ चाय कौन बनाती हैं? सब जानता हूँ। आपके आश्रम में किस तरह की दुखी और असहाय स्त्रियां रहती हैं। आप उन्हें अपना परिवार मानती हैं। कहिए, ठीक कहा ना? शरद के चेहरे पर शरारत थी। लगता है आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। अपनी इस क्वालिटी को ऑफिस के कामों में ही लगाएं तो बेहतर है। वैसे अभी 5 मिनट में आपकी चाय हाजिर हो जाएगी। रिसेप्शनिस्ट को चाय मंगाने का ऑर्डर देकर आकांक्षा ने ऑफिस के डेस्क से टिकटों का एक पैकेट निकालकर शरद की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये 30 टिकट हैं। अगर इतने ही बेच सकें तो काफ़ी है। ये तो 1 हफ्ते में ही बेच लूँगा और टिकट लेने के बहाने आपसे एक बार फिर मिलना हो जाएगा। वैसे अगर बुरा ना माने तो एक सच कहना चाहता हूँ। आपसे जो एक बार मिल ले वो बार बार मिलना चाहेगा। साहस करके शरद ने कहा। जानती हूँ, पर एक सच और भी जानते होंगे। सुंदर गुलाब में भी कांटे होते हैं। अगर ये कांटे चुभ जाएं तो तिलमिला देते हैं। आकांक्षा के चेहरे पर आक्रोश सा था। जानता हूँ, फिर भी क्या गुलाब से प्यार करना छोड़ना संभव है? जानती हैं, मेरी गार्डन में बहुत किस्मों के गुलाब खिलते हैं। उनकी काट छांट में ना जाने कितनी बार कांटे चुभे हैं, पर गुलाबों के प्यार में कभी कमी नहीं आई है। शरद की दृष्टि आकांक्षा के चेहरे पर निबद्ध थी। रिसेप्शनिस्ट के साथ साफ आसमानी धोती पहने एक स्त्री चाय के प्यालों वाली ट्रे के साथ आई थी। सावधानी से ट्रे सामने की मेज पर रख शालीनता से हाथ जोड़ शरद को नमस्ते की थी। चेहरे पर पड़ी लकीरें उसके सुंदर चेहरे को उदास बना रही थीं। मिस्टर कुमार, ये चंदा है। इसे संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की ये जान है। क्यों चंदा, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, ये मिस्टर कुमार हैं। ये हमारे शो के टिकट बेचने में मदद करेंगे। चाय का प्याला शरद की ओर बढ़ाती आकांक्षा ने कहा। धन्यवाद, मुझे खुशी होगी अगर आपके कुछ काम आ सकूं। चाय का सिप लेते शरद ने कहा। पता नहीं चाय आपको पसंद आई या नहीं, पर चंदा के हाथ की बनी अदरक तुलसी की चाय मुझे बहुत पसंद है। आकांक्षा के मुख पर संतोष की खुशी थी। आपकी पसंद भला गलत कैसे हो सकती है? चाय सचमुच अच्छी थी। डरता हूँ कहीं इस चाय के लिए फिर ना आना पड़े। शरद ने परिहास किया। चाय के लिए या मेरे लिए? सच कहते क्या डर लगता है? वैसे ऐसी भूल मत कीजिएगा, पछताएंगे। बात खत्म करती आकांक्षा ने विदा के लिए हाथ जोड़ शरद को फिर विस्मित कर दिया। वापस लौटते शरद के मन में आकांक्षा की कही बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने ऐसा क्यों कहा? ऐसी गलती मत कीजिएगा, पछताएंगे। क्या उसने शरद के मन की बात पढ़ ली थी? अब जैसे आकांक्षा शरद के लिए पहेली बनती जा रही थी। इतना तो निश्चित था, कोई बात ज़रूर है जिसने उसकी ज़िंदगी में कड़वाहट भर दी है। क्या हो सकता है? कहीं वो बलात्कार की शिकार तो नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसे पुरुषों से इतनी नफरत हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर नहीं, अब वो उसके बारे में नहीं सोचेगा। गैराज में कार पार्क करते शरद ने निश्चय कर डाला। अपने निश्चय के बावजूद दूसरे दिन शरद ने अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहा, महिला कल्याण केंद्र द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से जो धन आएगा उसे पीड़ित महिलाओं के कल्याण कार्यों में लगाया जाएगा। ऑफिस में जो लोग दुखी स्त्रियों की सहायता करना चाहें उन्हें ये टिकट दे दीजिएगा। उम्मीद इस पुनीत कार्य में सब मदद करेंगे। क्यों नहीं सर, लोग पिक्चर देखने में भी तो इतने पैसे बर्बाद करते हैं। ये तो पुण्य का काम है। असिस्टेंट ने चापलूसी भरे शब्दों में कहा। वो अच्छी तरह समझता था साहब का काम पूरा करने के बहुत फायदे हैं। 4 दिनों में 30 टिकट बिक जाना कठिन काम नहीं था।
भले ही पीठ पीछे कुछेक ने कहा, ये हमारे कुमार साहब को समाज सेवा का शौक कब से हो गया? शायद अपनी किसी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं। जो भी हो, शरद के असिस्टेंट को अपने काम में तो कामयाबी मिल ही गई थी। आकांक्षा को एकत्रित की गई राशि देने के बहाने शरद को फिर उससे मिलने का बहाना मिल ही गया। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। धन्यवाद के साथ आपको ये वीआईपी कार्ड देना मेरा फर्ज बनता है। आपके लिए प्रोग्राम में सबसे अगली सीट पर स्थान रहेगा, पर समय से आना पड़ेगा। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप एक व्यस्त अधिकारी हैं। आपके लिए तो समय से पहले आना मेरा सौभाग्य होगा। वैसे मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है कि मुझे वीआईपी बना दिया जाए। अगर मेरे पुरुष होने से आपको कोई परेशानी ना हो तो आपके कार्यों में सहयोग देकर मुझे बहुत खुशी होगी। मीठी सी मुस्कान शरद के अधरों पर आ ही गई। कितने पुरुष वस्तुतः पुरुष होते हैं मिस्टर कुमार। कभी यही पुरुष इंसान के वेश में जंगली भेड़ियों से भी बदतर होते हैं। पर एक पुरुष होने के नाते आप इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। मुझे आप जानती ही कितना है। दुख है कि आपने भी मुझे जानवरों की श्रेणी में रख दिया। जीवन में किसी पुरुष के धोखे का शिकार बनने के कारण सब पुरुषों को एक ही तराजू में तोलना क्या ठीक है आकांक्षा जी? शरद का स्वर आहत था। माफ कीजिए, आपको निशाना बनाना मेरा लक्ष्य नहीं था। आपने यह कैसे सोच लिया मैं किसी का शिकार बन सकती हूँ? नहीं, शायद गलत कह रही हूँ। इन्हीं पुरुष नामधारी जीवों के कारण मुझे समाज ने एक ऐसा खिताब दिया है जिसे पाकर मैं पत्थर बन गई हूँ। आप पत्थर बन गई हैं? ऐसा तो कहीं किसी एंगल से नहीं देख पा रहा हूँ। आप तो एक कोमल टहनी पर खिली गुलाब का फूल दिखती हैं। शरारती मुस्कान शरद के अधरों पर थी। गुलाब के फूलों की जात यानी किस्मों के नाम होते हैं। मेरे पास गुलाबों जैसा कुछ नहीं है। आकांक्षा ने अजीब स्वर में कहा। आपकी बातें समझ नहीं पाया। मेरे लिए आप पहेली बनती जा रही हैं। मुझे पहेली ही बनी रहने दें। समाधान पाने के प्रयास में बहुत निराशा होगी। एक दिन बाद प्रोग्राम है, बहुत काम करने हैं। आप ठीक समय पर आ जाइएगा। जो भी हो, आप अगर पहेली हैं तो मैं समाधान खोजकर ही चैन से सो सकूंगा। शरद दृढ़ था। परेशान ना हो मिस्टर कुमार, समाधान खोजने में आपकी बहुत लोग सहायता करेंगे। अब माफ़ी चाहूँगी। अचानक आकांक्षा उठकर चली गई। विस्मित शरद उसे जाते देखता रह गया। शरद परेशान था। आकांक्षा उसकी समझ से परे थी। उसने क्यों कहा उसके पास गुलाबों जैसा कुछ नहीं है? पर सिर्फ आकांक्षा ही क्या किसी गुलाब से कम है? शरद जितना ही आकांक्षा के बारे में ना सोचना चाहता, वो उसके दिमाग पर हावी होती जा रही थी। यह तो निश्चित था उसके मन पर कोई आघात पहुंचा था। पर क्या? काश वो पहेली बूझ पाता। शरद को लगता शायद वो आकांक्षा को चाहने लगा है। यह तो सच था, उसमें चुंबकीय आकर्षण है। पर उसकी उदासीनता शायद किसी को भी अपने पास नहीं आने देती। यही तो अविनाश ने भी कहा था। इसी उधेड़बुन में शरद की आंख लगी ही थी कि फोन की घंटी बज उठी। अलसाए शरद ने फोन उठाया। दूसरी ओर उसके चाचा थे। शरद बेटा, कैसे हो? तुम्हें नींद से उठा दिया। कल मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। रिसीव तो करोगे ही, पर पिछली बार की तरह लेट मत हो जाना। चाचा जी की हंसी ने शरद को चैतन्य कर दिया। डोंट वरी चाचू, समय से पहले पहुंच जाऊंगा। फोन रखकर शरद के अधरों पर मुस्कान आ गई। दूसरे दिन चाचा के आ जाने से शरद बहुत खुश था। चाचा उसे बेटे की तरह से प्यार करते थे। दोनों के बीच चाचा भतीजे से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता था। शरद उनके साथ अपने दिल का हर राज आसानी से खोल सकता था। चाचा को शहर घुमाने के लिए उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं।
कल यहाँ के महिला कल्याण केंद्र द्वारा एक कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है। मुझे वीआईपी कार्ड मिला है, आपको भी चलना होगा। शरद ने खुशी से कहा। वाह बेटा, तुम कब से महिलाओं का कल्याण करने लगे? चाचा ने मजाक किया। दूसरे दिन शरद बेहद उत्साहित था। ठीक समय पर पहुंचने की बात उसे याद थी। नियत समय पर चाचा के साथ शरद कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गया। द्वार पर गुलाब की कलियां देकर उनका स्वागत किया गया। हॉल में शरद की आंखें आकांक्षा को खोज रही थीं, पर आकांक्षा कहीं नहीं दिखी। कार्यक्रम का संचालन मिस्टर नारंग कर रहे थे। उनके साथ शहर के एनजीओ के 2 सदस्य मंच पर थे। मिस्टर नारंग ने केंद्र के बारे में बताते हुए आकांक्षा की भूरी भूरी प्रशंसा की। शरद का जैसे उत्साह ही खत्म हो गया था। अचानक गुलाबी रंग की साड़ी में आकांक्षा ने मीठी सधी आवाज में माइक पर धन्यवाद देना शुरू किया था। उसकी वाणी और अनुपम सौंदर्य से हॉल में सन्नाटा सा खिंच गया। शरद उसे अपलक निहारता रह गया। तभी पास बैठे चाचा की आवाज ने उसे चौंका दिया। अरे, आकांक्षा यहाँ? इतने दिनों बाद आज आकांक्षा यहाँ मिलेगी, सोचा भी नहीं था। आप आकांक्षा को जानते हैं चाचू? शरद विस्मित था। मैं ही क्या, फूलपुर का हर इंसान आकांक्षा को जानता है। बड़ी लंबी कहानी है। ऐसी क्या बात है चाचू? शरद का रोम रोम जैसे कान बन गया हो। अब तो उस पहेली को बूझने का समय आ पहुंचा था, जिसे जानने के लिए वो बेचैन था। कार्यक्रम से तो उसका मन उचाट हो गया था। अपनी क्षमता के अनुसार केंद्र की स्त्रियों का प्रदर्शन अच्छा ही था। निश्चय ही उनकी इस सफलता में आकांक्षा के कुशल निर्देशन और नेतृत्व का कमाल था। पर शरद को तो घर जाने की जल्दी थी। घर चलकर बात करते हैं, कल आकांक्षा से भी मिलूंगा। आज तो वो व्यस्त है। चाचा निश्चिंत थे। घर पहुंचते ही शरद ने सवालों की झड़ी लगा दी। चाचू, ऐसी क्या बात थी जो आपने कहा आकांक्षा को सब जानते थे? बात ही ऐसी थी। आकांक्षा की अपूर्व सुंदरी माँ माया फूलपुर में दरिंदों की दरिंदगी का शिकार हुई थी। उस सुंदर अकेली औरत पर दरिंदे आंख लगाए बैठे थे। क्या माया जी के साथ उनके परिवार वाले नहीं थे? अपने माता पिता को एक दुर्घटना में खोकर उसे ताऊ के घर शरण लेनी पड़ी थी। ताऊ ने उसकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा उसे बेघर कर दिया। उनके दुर्व्यवहार के कारण माया ने फूलपुर के एक स्कूल में नौकरी कर ली। इलाहाबाद से रोज फूलपुर आना जाना कठिन था, इसलिए फूलपुर में ही एक कमरा लेकर रहने लगी। आप ये सब बातें कैसे जानते हैं चाचू? उस समय फूलपुर मेरी ही कस्टडी में आता था। तेज तूफानी रात में माया का दरवाज़ा तोड़कर वे दरिंदे घुसे थे। माया की चीखें किसी को नहीं सुनाई दी या जानकर ना सुनी गई। सुबह खुला दरवाज़ा देखकर थाने में खबर दी गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, पर माया अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। सबसे बड़ी त्रासदी तो यह हुई जब 2 माह बाद उसे गर्भवती पाया गया। चाचा चुप हो गए। सच, यह तो माया जी के प्रति बहुत बड़ा अन्याय हुआ। उन्हें किसने सहारा दिया चाचू? मिशन अस्पताल से आई डॉक्टर माया के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण थी। उस अवस्था में उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना उचित नहीं था। माया के ताऊ ताई ने उसे पापिन कह घर में रखने से साफ इनकार कर दिया। 9 माह बाद बेटी को जन्म देते ही माया ने इस दुनिया से विदा ले ली। बच्ची का प्यारा चेहरा देख डॉक्टर के मुंह से सहसा निकल गया, आकांक्षा। बस तभी उसका नामकरण हो गया। अस्पताल की दाई रत्नी को बच्ची की देखभाल का दायित्व दिया गया। अकेली जान रत्नी को बच्ची के साथ जैसे नया जीवन मिल गया। आकांक्षा के ताऊ ताई के मुकाबले तो रत्नी दाई अच्छी थी। क्या आकांक्षा रत्नी के साथ रही चाचू? शरद की आवाज में आक्रोश था।
रत्नी ने उसे माँ जैसा प्यार दिया, पर मोहल्ले वाले उस बच्ची को पाप की औलाद और नाजायज़ कहते थे। यहाँ तक कि बच्चे भी उसे पापिन कहकर चिढ़ाते। समय बीतता गया। आकांक्षा चौथी कक्षा में पहुँच गई। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रही। स्कूल में एक फॉर्म भरती आकांक्षा ने अपना नाम आकांक्षा नाजायज़ लिखा तो टीचर स्तब्ध रह गई। वास्तविकता जानने पर टीचर ने रत्नी को समझाकर आकांक्षा को अपनी मिशन में काम कर रही विधवा बहन के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। मुझे खबर मिलती रही आकांक्षा अब बड़ी हो चुकी थी और नाजायज़ का अर्थ समझने लगी थी। दुख इस बात का है कि फूलपुर का कोई व्यक्ति अचानक मिलने पर आकांक्षा के घाव को रेत देता। एक अखबार में पुरस्कार लेती आकांक्षा को देखा था, इसीलिए आज पहचान गया। ओह, इसीलिए वो किसी के सामने नहीं खुलती, अपने को सबसे अलग और दूर रखती है। मुझे वो हमेशा एक अनबूझ पहेली ही लगी। तुम आकांक्षा को कितना और कैसे जानते हो? तभी उनकी नज़र टीवी पर रखे एक फोटो पर पड़ी जिसमें आकांक्षा गुलाब के फूल से होड़ लेती खड़ी थी। तो तुम्हारा आकांक्षा के साथ कोई अफेयर चल रहा है? चाचा गंभीर थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है चाचू, पर ना जाने क्यों मैं उसके प्रति गहरा खिंचाव महसूस करता हूँ। शरद निसंकोच पूरी कहानी सुना गया। उसके साथ शादी का इरादा तो नहीं रखते बरखुरदार? अगर ऐसा हो तो उसे मैं अपना सौभाग्य मानूंगा, शरद ने सच्चाई से कहा। उसकी सच्चाई जानते हुए भी क्या अपनी माँ को इस शादी के लिए राजी कर सकोगे? उस काम के लिए आप पर पूरा भरोसा है। पापा के ना रहने पर माँ आप पर ही तो विश्वास रखती हैं। ठीक है, पर पहले तुम तो आकांक्षा से हाँ कहला लो। चाचा जैसे सोच में पड़ गए थे। शुक्रिया चाचू जान, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही हल कर दी, इसीलिए तो आप मेरे प्यारे चाचू हैं। शरद को रात काटनी मुश्किल लग रही थी। कैसे सवेरा हो और वो आकांक्षा के सामने अपने दिल का राज खोल दे। क्या कमी है आकांक्षा में? अगर उसकी माँ के साथ कुछ गलत हुआ तो इसमें आकांक्षा का क्या दोष? आज वो समझ पा रहा था। वो आकांक्षा की ओर ना सिर्फ उसके अनुपम सौंदर्य की वजह से आकृष्ट था, बल्कि उसके पूरे वजूद ने शरद को अपने मोहपाश में जकड़ लिया था। शरद को आया देख आकांक्षा का चेहरा खिल उठा। माफ़ कीजिएगा, कल आपको इतने सुंदर प्रोग्राम के लिए बधाई नहीं दे सका, शरद ने कहा। धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए हम सब भी आभारी हैं, मीठे स्वर में आकांक्षा ने उत्तर दिया। आकांक्षा जी, आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ, देने का वादा करना होगा। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? अगर संभव हुआ तो वादा पूरा करके ज़रूर खुशी होगी। क्या आप मुझे अपना जीवन साथी बना सकती हैं? मैं आपको बहुत चाहता हूँ, जीवन भर आपका साथ देता रहूँगा। बिना किसी भूमिका के अचानक शरद कह गया। क्या कह रहे हैं आप? आकांक्षा का चेहरा पीला पड़ गया। मैं आपकी पूरी कहानी जानता हूँ, जो हुआ उसके लिए आप कतई जिम्मेदार नहीं हैं। सब कुछ जानते हुए आप ऐसा प्रस्ताव रखकर मेरा उपहास क्यों करना चाहते हैं? आपका उपहास नहीं, अपना सत्य बता रहा हूँ। जिस दिन से आपको देखा है, एक अजीब कशिश महसूस करता रहा और अब अपने दिल का सत्य जान चुका हूँ। प्लीज़ आकांक्षा, मुझे स्वीकार कर लो। जब से समझ आई, अपने लिए पापिन की बेटी नाजायज़ शब्दों से भरा तिरस्कार ही झेला है। आपको उस अपमान का भागी कैसे बनने दे सकती हूँ? मुझे क्षमा करें। अगर ऐसी बात है तो मैं कहूँगा, आपकी ये समाज सेवा एक झूठ है, तेज आवाज में शरद ने कहा। क्या कहा? मेरी समाज सेवा झूठ है? किस आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं? आवाज भीगी सी थी। सच ही तो कह रहा हूं। जो अपने मन की कुंठा से मुक्त नहीं हो सकी, वो दूसरों का मार्गदर्शन कैसे कर सकती है? आपको तो
अपनी माँ या अपने लिए कहे गए अपशब्दों को चुनौती की तरह स्वीकार करके सबका डटकर विरोध करना चाहिए था। पर आपने क्या किया? अपने को सबसे अलग काट कर अपने लिए अकेलेपन की सजा खुद तय कर ली। आप समझ नहीं रहे हैं, पूरे समाज से लड़ पाना क्या इतना आसान होता है? ना जाने मेरी माँ मुझे जन्म देने तक कैसे जीवित रह पाई। आकांक्षा का स्वर भीग आया। माँ का दुख याद करने की जगह आपको तो अपने आक्रोश की आग से समाज में चेतना जगानी चाहिए थी। आप आज तक वही पुराना दुख जी रही हैं। नाजायज और नपुंसक तो वो दरिंदे थे जिन्होंने रात के अंधेरे में एक अबला का जीवन नष्ट किया। शरद की आवाज में उत्तेजना थी। चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उस चेहरे को विस्मय विमुग्ध आकांक्षा ताकती रह गई। आज तक किसी ने मुझे इस तरह से चुनौती नहीं दी मिस्टर कुमार। आप ठीक कहते हैं, मुझे कुंठा मुक्त होना चाहिए। आकांक्षा के नयन छलछला आए। इसी बात पर मेरी अर्जी मंजूर कर लो आकांक्षा। तुम्हारे पास कुंठा को फटकने भी नहीं दूंगा। मेरा प्यार सब भुला देगा। शरद की उत्सुक दृष्टि आकांक्षा के चेहरे पर निबद्ध थी। आपको मेरी माँ की दुर्भाग्यपूर्ण कहानी किसने सुनाई मिस्टर कुमार? उस घटना के समय मेरे चाचा इलाहाबाद में सीनियर एसपी थे। उन्होंने ही उन दरिंदों को सजा दिलवाई थी। आज भी उन्हें दुख है। उन वहशियों को फांसी नहीं दिलवा सके। मुझे विश्वास है समाज में चेतना आएगी। समाज बलात्कृत स्त्री से नहीं, बलात्कारियों से घृणा करेगा। उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। चाचा जी तुम्हें जानते हैं। उन्होंने ही तुम्हारी हाँ सुनने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। आपने तो मेरा दृष्टिकोण ही बदल दिया मिस्टर कुमार। मैं सोच भी नहीं सकती थी कोई पुरुष आप जैसे विचार भी रखता होगा। हमेशा डरती रही, यहाँ तक कि साथ की लड़कियों से भी मित्रता नहीं कर पाई। हमेशा यही डर रहा, कहीं वे मेरी कहानी जानकर मुझसे नफरत ना करें। आप नहीं जानते बचपन से कितनी नफरत और अपमान का जहर मैंने पिया है। आकांक्षा का गला भर आया। दूसरों के विवाह होते देख क्या कभी आपके मन में भी विवाह की इच्छा नहीं हुई आकांक्षा? नहीं, एक ही बात मुझ पर हावी रही। अगर कभी कोई समझदार सुपात्र व्यक्ति मिला भी होता और उससे शादी कर भी लेती तो हमेशा डर लगा रहता। जो अपमान का जहर मुझे पीना पड़ा, कहीं वही अपमान मेरे जीवन साथी और नाजायज माँ की संतान कहलाकर मेरी संतान को ना सहना पड़े। सच तो यह है, पुरुष मात्र से नफरत की वजह से मैंने कभी शादी की बात भी नहीं सोची। अब तो यह डर अपने मन से निकाल फेंको आकांक्षा। किसकी मजाल जो मेरी पत्नी या मेरे बच्चों की ओर नजर उठाकर भी देख सके। कुछ उल्टा सीधा कहना तो दूर की बात है। मुझे हिम्मती इंसान तो मानोगी? अब तो हाँ कह दो आकांक्षा। एक रिक्वेस्ट है, मिस्टर कुमार नहीं, मैं तुम्हारा शरद बनना चाहता हूँ आकांक्षा। शरद की गहरी दृष्टि आकांक्षा के चेहरे पर निबद्ध थी। आकांक्षा का मौन देख शरद व्यग्र हो उठा। मुझ पर यकीन नहीं कर पा रही हो आकांक्षा? कहो तो अपनी सच्चरित्रता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दूं, गवाहों को पेश करूं। जो कहो करने को तैयार हूं, बस तुम्हारी ना नहीं सुन सकता। मुझ में ऐसा क्या देखा मिस्टर कुमार जो इस हद तक दीवानगी है? वैसे आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। शीला भाभी से आपकी तारीफें सुन चुकी हूं। सच तो यह है, आपको मुझसे ज्यादा अच्छी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। हम दोनों के बीच कोई प्रेम संबंध भी तो नहीं है। मेरी जो परिस्थितियां हैं उनमें इतनी जल्दी कोई निर्णय ले पाना संभव नहीं है। इसका मतलब आप प्रेम में तो यकीन रखती हैं। एक सच बताइए, क्या कभी कोई आपकी ओर या आप किसी और की ओर आकृष्ट हुई हैं? मेरा तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अगर कोई आपकी तरह मेरा बाहरी रूप देखकर आकर्षित हुआ भी हो तो मेरी उदासीनता और दृढ़ता के कारण किसी को आगे बढ़ने का साहस ही नहीं हुआ। उस दृष्टि से आप सचमुच बहुत हिम्मती हैं मिस्टर कुमार। आपकी बातों में ना जाने क्या बात थी
जो आपके साथ मैं अपनी वो बातें शेयर कर सकी जो वर्षों से मेरे सीने में कैद थीं। मिस्टर कुमार नहीं, आपके मुंह से शरद अच्छा लगेगा। इसका मतलब मुझसे आप प्रेम भले ही ना करें, पर आपके मन में मेरे लिए नफरत तो कतई नहीं है। अब आप मेरी हिम्मत जान ही गई हैं तो अपना लक्ष्य पूर्ण किए बिना पीछे नहीं हटने वाला। आपको 2 दिन का समय देता हूं, बशर्ते आपका उत्तर हाँ में होगा। क्या ये बात धमकी तो नहीं है? या जो आपने हमारे प्रोग्राम के जो 30 टिकट बेचे उसका मुआवजा चाहते हैं? आकांक्षा हल्के से मुस्कुराई। अच्छा, तो आप मजाक भी कर लेती हैं। शायद अभी आपके व्यक्तित्व के ना जाने कितने पृष्ठ खुलने बाकी हैं। शरद भी हंस पड़ा। घर पहुंच चाचा को ना देख शरद ने सोचा वो किसी से मिलने गए होंगे। उन्हें सारी बात बताने को उतावला था। आकांक्षा क्या हाँ कहेगी? मन बेचैन था। संध्या का अंधकार घिरता आ रहा था। तभी उसके चाचू जान ने घर में प्रवेश किया। आप कहाँ गए थे चाचू? कब से आपका इंतजार कर रहा था। शरद ने नाराजगी दिखाई। लगता है तुम्हारी बात बनी नहीं, वरना चेहरा यूं लटका सा ना होता। बिना रुके शरद आकांक्षा के साथ हुई अपनी सारी बातें बता गया। मुझे तो उम्मीद कम लगती है। तुम्हारा प्यार एक तरफा है शरद। नहीं चाचू, उसने खुद स्वीकार किया है। मैं वो पहला इंसान हूं जिसके साथ उसने अपना दिल खोलकर बातें की हैं। आपको ऐसा क्यों लगा? शरद मायूसी से बोला। अरे बेटा, तेरा अधूरा काम मैं कराया हूं। तू तो उससे हाँ नहीं करा सका, पर मैं उसकी रजामंदी ले आया हूं। काम आसान नहीं था, पर तेरी बातों से उसे नई दिशा मिली और बाकी कमी मेरी कोशिश से पूरी हो गई। आखिर तेरा चाचू जान जो ठहरा। चाचा मुस्कुरा रहे थे। ओह चाचू, आप महान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी से शरद चाचू से लिपट गया। कल वापस चला जाऊंगा। भाभी को भी तो राजी करना है। वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है चाचू। शरद का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। दूसरी सुबह का शरद को बेसब्री से इंतजार था। हाथ में अपने गार्डन के ताज़े गुलाबों के साथ शरद आकांक्षा से मिलने जा पहुंचा। स्वीकृति देकर इस शरद को अनुग्रहित किया है आकांक्षा। देखो, इन गुलाबों में एक भी कांटा नहीं है। अब शरद कुमार के साथ तुम्हारा जीवन भी कंटक रहित होगा। आप पर विश्वास है। अब इस आकांक्षा के जीवन में अगर कभी किसी कांटे ने गलती से भी आने की कोशिश की तो वो चुभ नहीं सकेगा, क्योंकि उसमें प्यार का गुलाबी रंग होगा। हाथ में शरद के लाए गुलाब के फूल लेती आकांक्षा ने कहा, कमाल है, मेरी चाहत ने आपको एक रात में कवयित्री बना दिया। आकांक्षा जी, आपने तो कांटों को भी गुलाब का ताज पहनाकर गुलाबी रंग दे दिया। शरद हंस रहा था। कवयित्री तो नहीं, पर सच ये है, आपसे बातें करने के बाद इतना हल्का महसूस कर रही थी जैसे आकाश में उड़ रही हूं। यही सच है। अपने पंख पसारो आकांक्षा, तब देख पाओगी सारा आकाश तुम्हारा है। आकांक्षा के माथे पर झूल आई लट को बड़े प्यार से हटाते शरद ने कहा। उभरते सूर्य की रश्मियों के साथ आकांक्षा के चेहरे पर खुशियों के गुलाब खिल रहे थे। अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो डर कर हिम्मत हारने की जगह समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। इसी सुंदर संदेश के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।